प्रिय छात्रों, मैं आचार्य राम प्रकाश शुक्ल, सहायक अध्यापक संस्कृत, राजकीय इंटर कॉलेज चमरौली उन्नाव से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप स्पष्ट देख पा रहे हैं, आज की कक्षा में हम नवम कक्षा के अंतर्गत संस्कृत विषय में निर्धारित पाठ्य पुस्तक गद्य भारती के प्रथम अध्याय अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इस पाठ की चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम आज के शिक्षण के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। हमारा आज का जो सर्वप्रथम प्रमुख बिंदु होगा वह पाठ परिचय, अर्थात आप पाठ से भली भांति परिचित होंगे। पाठ में आपको क्या पढ़ना है, इस विषय से आप भली भांति परिचित होंगे। शीर्षक का अर्थ क्या है, इससे भी आपका परिचय कराया जाएगा। अगला जो हमारा मुख्य बिंदु होगा, शिक्षण उद्देश्यों को हम आपके समक्ष स्पष्ट करेंगे। इस पाठ को पढ़ने के उपरांत आप क्या सीखेंगे, इसका ज्ञान स्पष्ट तौर पर आप कर सकेंगे। तत्पश्चात गद्यांश, हम पाठ्य पुस्तक में जो संकलित पाठ है उसका जो निर्धारित पाठ्य वस्तु है उसका गद्यांश लेंगे, उसका वाचन करेंगे। वाचन से आपके अंदर श्रवण और उच्चारण कौशल का सामर्थ्य जागृत होगा और उसके पश्चात जो कठिन शब्द आएंगे पाठ्य वस्तु में उनका काठिन्य निवारण भी किया जाएगा, जिससे कि आप सभी छात्रगण व्याख्या करने में समर्थ हो सकेंगे। तत्पश्चात एक आदर्श व्याख्या प्रारूप हम आपके सामने स्पष्ट करेंगे, जिससे कि आप परीक्षाओं में किस प्रकार से गद्यांश की व्याख्या करेंगे तो आप अधिकतम अंक अर्जित कर सकते हैं। यह एक आदर्श प्रारूप हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो अगला जो पाठ का अंतिम जो मुख्य बिंदु होगा उसमें पाठ के उपरांत आंतरिक मूल्यांकन के लिए हम गृह कार्य के स्वरूप में अभ्यास प्रश्नों को देंगे, जिन्हें आप हल करेंगे। तो इस प्रकार से हम शिक्षण बिंदुओं को स्पष्ट करने के पश्चात हम अपने प्रथम बिंदु पाठ परिचय की ओर बढ़ते हैं। पाठ का नाम जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि, अर्थात अस्माकं हमारे, राष्ट्रीय प्रतीक अर्थात चिन्ह, तो जिसका अर्थ होता है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह। तो आपने शीर्षक के अर्थ को जाना। अब पाठ से परिचय कर लेते हैं। संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। इस अध्याय में भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों अर्थात चिन्हों का वर्णन किया गया है। प्रत्येक राष्ट्र के अपने कुछ चिन्ह होते हैं, अपने प्रतीक होते हैं। तदनुरूप भारत के भी कुछ प्रतीक चिन्ह स्वीकृत किए गए हैं, जिनका इन पाठ में ज्ञान आपको कराया जाएगा। जैसे कि राष्ट्रीय पुष्प के रूप में भारत की जनता के द्वारा, भारत की सरकार के द्वारा जो स्वीकृत किया गया है उसका नाम पुष्प जो है वह कमल है। पशु के रूप में व्याघ्र पशु तथा और भी बहुत सारे राष्ट्रीय खेल के रूप में हॉकी, राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में वट वृक्ष और अशोक स्तंभ और तिरंगा झंडा, ये सब हमारे राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह हैं। तो इन प्रतीक चिन्हों का ज्ञान होना हमें अत्यंत आवश्यक है। इस अध्याय में हम इनमें से कुछ जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं उन सब का ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो चूँकि यह पाठ का प्रथम भाग है, कुछ चिन्हों को हम प्रथम भाग में जानेंगे और कुछ चिन्हों को हम पाठ के अगले भाग यानी द्वितीय भाग में जानेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे राष्ट्रीय चिन्हों इस प्रकार हैं, तो उनमें से कुछ चिन्हों को हम इस भाग में जानेंगे। तो इनमें इस पाठ के अंतर्गत हम जैसे मयूर, कमल और व्याघ्र इत्यादि चिन्हों को जानेंगे। तो आइए जो हमारा इस पाठ के जो शिक्षण के उद्देश्य हैं उनको भी हम आपके समक्ष स्पष्ट कर देते हैं। हाँ, विद्यार्थियों के अंदर इस पाठ को पढ़ने के पश्चात राष्ट्रीय प्रतीकों से वह भली भांति परिचित हो सकेंगे और उनमें राष्ट्रीयता तथा भारतीयता की भावना जागृत होगी। छात्रों में जैव विविधता के संरक्षण की भी भावना का विकास होगा तथा उनके अंदर भारतीय संस्कृति में जो विविधता है, अनेकता में एकता है, उससे वह परिचित होंगे
और अपनी सांस्कृतिक महत्व को जान सकेंगे। उनके अंदर दया, करुणा, क्षमा इत्यादि गुणों का विकास होगा। तो आशा करता हूँ कि इन उद्देश्यों को हम इस पाठ के माध्यम से प्राप्त करने में सफल होंगे। तो आइए इस पाठ की चर्चा को हम विस्तार देते हैं। हम प्रथम गद्यांश जो पाठ का प्रारंभ होता है उसको प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम इस गद्यांश का वाचन करेंगे, उसको भली भांति आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जिससे कि आपके श्रवण और उच्चारण कौशल में तीव्रता आए तथा उसका विकास हो। अब आप देख सकते हैं, सर्वेषु राष्ट्रेषु राष्ट्रीय वैशिष्ट्य युक्तानि वस्तूनि प्रतीक रूपेण स्वीक्रियन्ते। इस प्रकार से ये प्रथम पंक्ति हुई, सर्वेषु राष्ट्रेषु राष्ट्रीय वैशिष्ट्य युक्तानि वस्तूनि प्रतीक रूपेण स्वीक्रियन्ते। अर्थात समस्त राष्ट्रों में जो विशेष वस्तुएं होती हैं उनको प्रतीक रूप में स्वीकार किया जाता है। किसके द्वारा? वहाँ की जनता के द्वारा, वहाँ की सरकार के द्वारा स्वीकार किया जाता है। तेषु प्रतीकेषु तद्राष्ट्रस्य गौरवं चारित्र्यं गुणाश्च प्रतिभाषन्ते। कहने का तात्पर्य यह है कि इन प्रतीक चिन्ह, जो प्रतीक चिन्ह वहाँ की जनता के द्वारा, सरकार के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, उन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से उस राष्ट्र का गौरव, उस राष्ट्र का चरित्र और उस राष्ट्र के गुण प्रतिभाषित होते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं। अर्थात उन गुणों के माध्यम से, उन चिन्हों के माध्यम से राष्ट्र की भावना का जो स्पष्टीकरण लोगों के समक्ष में होता है, संपूर्ण विश्व में होता है, इन राष्ट्रीय प्रतीकों के माध्यम से होता है। तानि एव राष्ट्रीय प्रतीकानि निगद्यन्ते, उन्हें ही हम राष्ट्रीय प्रतीक के माध्यम से जानते हैं। तो इतने का अर्थ आपको स्पष्ट हुआ। अस्माकं राष्ट्रे भारते अपि कतिपयानि प्रतीकानि स्वीकृतानि सन्ति। अस्माकं राष्ट्रे भारते अपि कतिपयानि प्रतीकानि स्वीकृतानि सन्ति। हमारे राष्ट्र भारत में भी कुछ राष्ट्रीय चिन्हों को स्वीकृत किया गया है। अब वो स्वीकृत किया गया है जो चिन्ह, उन चिन्हों के विशेष जो नाम हैं वो आगे हम पढ़ेंगे। तो इस पंक्ति का अर्थ ये हुआ कि हमारे राष्ट्र में, हमारे राष्ट्र भारत में भी कतिपयानि, कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों अर्थात चिन्हों को स्वीकृतानि, स्वीकार किया गया है। तानि अस्माकं, तानि अर्थात उन चित्रों के माध्यम से, अस्माकं अर्थात हमारे, चारित्रम चरित्र का, सांस्कृतिक यानी संस्कृति और महत्व यानी हमारे राष्ट्रीय चरित्र का और हमारे सांस्कृतिक महत्व का परिचय लोगों को प्राप्त करता है। अर्थात ये जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, ये राष्ट्रीय जो प्रतीक हैं हमारे, इनके माध्यम से हमारे राष्ट्र का चरित्र तथा सांस्कृतिक महत्व का परिचय लोगों को प्राप्त होता है। ये हमारे राष्ट्र के चरित्र को प्रकाशित करते हैं। पक्षिषु कतमः पशुषु कतमः पुष्पेषु कतमत् वा अस्माकं राष्ट्रीय महिम्नः प्रातिनिध्यं विदधातीति। अर्थात पक्षियों में कौन सा पक्षी, पशुओं में कौन सा पशु, पुष्पों में कौन सा पुष्प हमारे राष्ट्रीय महिमा को भली भांति व्यंजित करता है, अर्थात उसको अभिव्यक्त करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पक्षियों में कौन सा पक्षी ऐसा है जो हमारे राष्ट्रीय चरित्र को बताता हो, पशुओं में कौन सा ऐसा पशु है जो हमारे राष्ट्रीय चरित्र को व्याख्या करता हो, तथा हमारे पुष्पों में कौन सा ऐसा पुष्प है जो हमारी राष्ट्रीय विशेषता को बताता है। तो ऐसा विचार करने के पश्चात ही, विचार्यैव अर्थात विचार करने के पश्चात ही प्रतीकानि, चिन्हों को, निर्धारितानि सन्ति, ऐसा विचार करने के पश्चात ही राष्ट्रीय प्रतीकों को स्वीकार किया जाता है। तो इस प्रकार से इस गद्यांश की व्याख्या आपने जानी। इसमें जो कठिन शब्द हैं वो आपके नीचे दिए गए हैं, जिनको आप कठिन निवारण के माध्यम से देख पा रहे हैं। जैसे प्रतीकम का अर्थ चिन्ह हुआ, वैशिष्ट्य युक्तानि विशेषताओं से युक्त, प्रतिभाषन्ते झलकते हैं। तो राष्ट्रीय महिम्ना अर्थात राष्ट्रीय महत्व का, तो
तो इस प्रकार से आपने प्रथम गद्यांश की व्याख्या को समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो गद्यांश है, हम सर्वप्रथम मयूर अर्थात पक्षियों में कौन सा पक्षी चर्चा आई थी पीछे, तो पक्षियों में जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है वह पक्षी है मयूर अर्थात मोर। पक्षिषु मयूरः राष्ट्रीय पक्षी रूपेण स्वीकृतो अस्ति, अर्थात पक्षियों में मयूर पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया गया है। मयूरो अतीव मनोहरः पक्षी वर्तते, मयूरो अतीव मनोहरः पक्षी वर्तते। चंद्र कवल यव संवलितानि, चंद्र कवलय संवलितानि विचित्राणि तस्य पिच्छानि मनांसि हरन्ति, अर्थात कि जो मयूर पक्षी होता है उसकी पृष्ठभाग में अर्थात पूंछ पर जो चंद्र के आकार के समान जो चित्र बने रहते हैं वो हमारे मन अर्थात चित्त को आह्लादित करते हैं, प्रसन्न करते हैं, हमारे मन को हरते हैं, उसकी सुंदरता देखते ही बनती है। तो तभी कहा कि उसके जो पृष्ठभाग में विचित्राणि तस्य पिच्छानि, अर्थात पूंछ में जो चंद्र के आकार के समान जो चित्र संकलित होते हैं वो हमारे मन को हरते हैं। यदा गगनम श्यामलैर मेघैर आच्छन्नम, अर्थात जब गगन आकाश काले मेघों से आच्छन्न होता है, घिरा होता है, तदा मयूरो नृत्यति, तदा मयूरो नृत्यति, मयूर तभी नृत्य करता है जब आकाश काले मेघों से घिरा हुआ होता है। तस्य तदानीन्तनं नर्तनं नयन सुखकरमपि चेतस चमत्कारकम भवति, उस समय जब मेघ आकाश को ढक लेते हैं, काले मेघ आकाश को ढक लेते हैं, उस समय पर जब मोर नृत्य करता है तो उस समय उसका नृत्य तदानीन्तनं नर्तनं नयन सुखम करम अपि, अर्थात हमारे नेत्रों को सुख देने वाला होता है और हमारे चेत अर्थात चित्त को चमत्कृत करने वाला होता है, अर्थात हमारे चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने वाला होता है उसका जो नृत्य होता है। तो मधुर स्वरूपो अपि, मधुर स्वरूपो अपि, यहाँ पर कहा कि मधुर स्वरूपो अपि मयूरो विषधरान भुक्ते, अर्थात जो मयूर होता है उसका स्वरूप अत्यंत मधुर होता है, परंतु मधुर स्वरूप होने के पश्चात भी वह विष अर्थात एक जो विषधर होता है अर्थात सर्प को डस लेता है, मतलब उसको खा लेता है। तो मधुर स्वरूप होने के पश्चात भी मयूर विषधर सर्प को निगल जाता है, ऐसा हमारा चरित्र है। इदमेव अस्माकं राष्ट्रीय चरित्रम विद्यते, ऐसा ही हमारे देश का भी राष्ट्रीय चरित्र है। हम बोलने में सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं, सबसे अच्छी बातें करते हैं और सबके साथ अच्छा आचरण करते हैं, परंतु जब कोई व्यक्ति हमारे साथ दुस्साहस करता है और व्यवहार में भिन्नता लाता है, कोई भी हो, हम उसको उसकी सज़ा देते हैं। तो यही कहा कि इदम एव अस्माकं राष्ट्रीय चरित्रम विद्यते सर्वैः सह मधुरम वाच्यम, कहते हैं कि सर्वैः सह मधुरम वाच्यम, सभी लोगों के साथ मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। सर्वैः सह मधुरम व्यवहर्तितव्यम, सभी के साथ मधुरता का व्यवहार भी करना चाहिए और सभी के साथ मधुर आचरण भी करना चाहिए। तो इस प्रकार के सर्वैः सह ये सबके साथ में आ जाएगा। सर्वैः सह मधुरम वाच्यम, मधुरम व्यवहर्तितव्यम, मधुरम आचरितव्यम, अर्थात सबके साथ मधुर आचरण करना चाहिए। किंतु कहते हैं कि एक पहले प्रथम पंक्ति में कहा कि सबके साथ मधुर बोलना चाहिए, सबके साथ मधुर व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ मधुर आचरण करना चाहिए, अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण, अच्छी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। किंतु ये राष्ट्रद्रोहिणों अत्याचार परायणाः, परंतु जो राष्ट्रद्रोही हैं, अत्याचार परायण हैं, अर्थात जिनका
काम ही है, जिनके व्यवहार में अत्याचार करना सम्मिलित हो गया है, ऐसे राष्ट्रद्रोहियों के साथ जैसा व्यवहार मयूर सर्प के साथ करता है हमें भी करना चाहिए। तो किंतु ये राष्ट्रद्रोहिणो अत्याचार परायणाः राष्ट्रीय खंडतायाः राष्ट्रीय ऐक्यस्य वा विघातकाः विषमुखाः सर्पतुल्याः मयूरेणैव राष्ट्रेण व्यापादयितव्याः। इस प्रकार कहा कि जो हमारी राष्ट्रीय अखंडता को, जो हमारी राष्ट्रीय ऐक्य से अर्थात एकता को विघात का अर्थात नष्ट करते हैं, उसको खंड खंड करने का प्रयास करते हैं, ऐसे विषमुखा अर्थात जिनके व्यवहार में ही विष भरा हुआ है, ऐसे सर्प तुल्य मनुष्यों को अवश्य ही दंडित करना चाहिए। जिस प्रकार मधुर बोलने वाला मयूर विषधर सर्प को भी खा जाता है, उसी प्रकार हमारे देश का यह चरित्र है कि हम सबके साथ मधुर व्यवहार करते हैं, सबके साथ मधुर आचरण करते हैं, परंतु जो हमारी राष्ट्रीय एकता को खंडित करने का प्रयास करता है, ऐसे दुष्ट पुरुष को या दुष्ट आतंकवादी को या किसी दुष्ट देश को हम सबक सिखाने में पीछे नहीं हटते हैं। तो ये हमारे राष्ट्रीय चरित्र के गौरव को व्यंजित करता है, इसलिए मयूर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसीलिए भारत सरकार ने मयूर को संरक्षण दे रखा है, अर्थात हम कभी भी मयूर को मार नहीं सकते। तो हमारे अंदर एक उनको पर्यावरण के प्रति भी मयूर इतने अच्छे होते हैं कि हमें उनका बचाव करना चाहिए। ये पर्यावरण और इस सब के लिए जंगलों में पाए जाते हैं, तो ये हमारे पर्यावरण के संरक्षण की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण होते हैं। चूँकि ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, इसलिए भी इनका संरक्षण आवश्यक है। तो हम सभी को इनका संरक्षण करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। तो हमारा चरित्र मयूर के समान है, ऐसा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह मयूर के माध्यम से हमने सीखा। काठिन्य निवारण में आप देख सकते हैं, जिन कठिन शब्दों के अर्थ नहीं पता है, पिच्छानी अर्थात पूंछ के जो पंख होते हैं उनमें जिनमें वो आकार बने रहते हैं, वो पिच्छानी कहा उसको। विषधरान सर्पों को भूंगते खाता है। नयन सुखकरम आँखों को आनंदित करने वाला। चेतः अर्थात मन। तो इस प्रकार से इस गद्यांश की व्याख्या को हमने देखा। जैसे ये मयूर है, आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर इसके पंखों को देख सकते हैं, और चंद्रमा के समान इसकी पूंछ पर आकार बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं। यह जब नृत्य करता है, काले मेघ आते हैं तब यह नृत्य करता है। इसका नृत्य लोगों को आह्लादित करने वाला होता है, प्रसन्न करने वाला होता है, और सभी को अपनी ओर आकर्षित करने वाला होता है। तो ये आप इसमें दूसरे चित्र में पूंछ देख सकते हैं, परंतु जब यह नृत्य करता है तो इसकी आकृति इस प्रकार हो जाती है। तो यह हमारे राष्ट्रीय चरित्र को व्यंजित करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला गद्यांश है व्याघ्र, अर्थात पशुषु व्याघ्र भारतस्य राष्ट्रीय प्रतीकम। पशुओं में व्याघ्र हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। व्याघ्रेषु चित्र व्याघ्र, बाघों में जो चित्र व्याघ्र जिसके शरीर पर चितकबरे चिन्ह बने रहते हैं, अर्थात उसको चीता भी कह सकते हैं। बहुवैशिष्ट्य विशिष्टो विद्यते। व्याघ्रेषु चित्र व्याघ्र बहुवैशिष्ट्य विशिष्टो विद्यते। सभी व्याघ्रों में जो चित्र व्याघ्र होता है वो अत्यंत विशिष्ट होता है, इसलिए वह हमारे देश भारत का राष्ट्रीय पशु है। को न जानाति चित्र व्याघ्रस्य ओजः, उसकी वीरता को कौन नहीं जानता, उसकी स्फूर्ति को कौन नहीं जानता, उसके पराक्रम को कौन नहीं जानता। इसीलिए कहा को न जानाति चित्र व्याघ्रस्य औजः पराक्रमं स्फूर्तिंच। उसकी वीरता, उसके पराक्रम, उसकी स्फूर्ति, उसकी फुर्ती को कौन नहीं जानता। एतत् जातीयाः व्याघ्राः अस्मद्देशस्य वनेषु उपलभ्यन्ते। इस जाति के जो व्याघ्र होते हैं वो हमारे वनों में उपलब्ध होते हैं। तो इस प्रकार से इतने का अर्थ आपको समझ में आया। एतेषां शरीरे, बढ़ते हैं। एतेषां शरीरे स्थूल कृष्ण रेखा भवति। इनके शरीर पर स्थूल कृष्ण रेखा यानी
काली रेखा बनी होती है, जैसे कि आप आगे के चित्र में भी देख सकते हैं, इनके शरीर पर स्थूल ये कृष्ण रेखा बनी हुई है व्याघ्र के। तो यह जो बाघ है हमारे राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। तो एतेषां शरीरे स्थूल कृष्ण रेखा भवन्ति। व्याघ्रो असावतीव तीव्र धावकः सतत सावहितः संकटं विदूरादेव जिघ्न तदपनेतुं सचेष्टः स्वलक्ष्यम् अवाप्तुं कृतिरतः स्वसीम्नि एव पर्यटन वन्यो जंतु विस्तृतो जगति। अर्थात इनके शरीर पर काली रेखा बनी हुई होती है। जो व्याघ्र होता है वो तीव्र धावक होता है, अर्थात बहुत तेज दौड़ने वाला होता है, और सतत सा निरंतर ही वह दूर से ही अपने संकट को पहचान लेता है, उसको सूंघ लेता है। उसकी घ्राण शक्ति इतनी मजबूत होती है कि वह दूर से ही अपने संकट को पहचान लेता है और उसको दूर करने के उपाय वह करने लगता है। तो तद अपने तुम, अर्थात उसको दूर करने के लिए सचेष्टा, उसका प्रयत्न करने लगता है। स्वलक्ष्यम अवाप्तुम कृतिरतः, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करता है। स्वसीम्नि एव, अपनी सीमा में रहता है। सबसे बड़ी बात कि वह अपनी सीमा में रहकर ही विचरण करता है। पर्यटन वन्यो जंतु विस्तृतो जगति, और अपनी सीमा में रह कर के वह सभी वन्य जंतुओं में प्रसिद्ध है। तो यही हमारे राष्ट्र का भी चरित्र है कि हम अपनी सीमा का उल्लंघन कभी नहीं करते हैं, परंतु जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है तो हम उसको दूर करने के उपाय करते हैं। तो जैसा चूँकि व्याघ्र का ये चरित्र है कि वह दूर से ही अपने संकट को पहचान लेता है और उसको दूर करने के प्रयास करता है, तो वही हमारा भी चरित्र है, हमारे राष्ट्र का भी चरित्र है कि हम दूर से ही संकट को पहचान कर उसको दूर करने के उपाय करने लगते हैं। इस प्रकार से ये स्फूर्ति अर्थात तत्परता, कृष्ण रेखा, काली रेखा, तीव्र धावका, तेज दौड़ने वाला, इस प्रकार से हमने व्याघ्र की विशेषताओं को जाना। ये चित्र आप देख सकते हैं, इस प्रकार का ये जो व्याघ्र है यह हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। अब अगले गद्यांश पर बढ़ते हैं। कमलम, कमलम सरसिजम पद्मम पंकजम शतदलम इत्यादि नाम भी पतितम पुष्पम अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकत्वेन स्वीकृतम। राष्ट्रीय पुष्पस्य यशो विद्यते। इसके नाम हैं, देखिए कमल के कितने नाम हैं, कमलम सरसिजम पद्मम पंकजम शतदलम इत्यादि नाम भी, मतलब ये जो सारे नाम हैं आप देख पा रहे हैं ये कमल के ही पर्याय हैं। यह हमारे राष्ट्रीय पुष्प के रूप में स्वीकार किया गया है। इसका तस्य कोमलत्वं मनोहरत्वं विकासशीलत्वं पवित्रंच अभिलक्ष्य कवि भी तस्य बहुशः वर्णनम कृतम। इसकी कोमलता को देख करके ही हमारे संस्कृत के महाकवियों ने, हमारे हिंदी भाषा के महाकवियों ने इसकी मनोहरता का गान किया है, अपने महाकाव्यों में इसकी मनोहरता को बताया है। कश्चन महाकवि संस्कृत भाषायां हिंदी भाषायां व विद्यते ते येन एतस्य पुष्पस्य महात्म्यम नवगीतम। ऐसा कोई संस्कृत भाषा का कवि नहीं है, ऐसा कोई हिंदी भाषा का भी कवि नहीं है जिसने इसके महत्व को अपने महाकाव्यों में, अपने कविताओं में न बताया हो। देवानां स्तुति प्रसंगे दिव्यकर चरणादीनां अंगानां मानव हृदय से चोपमानी कृतम सत्सांस्कृतिकम महत्वम विभर्ति पुष्पमिदम। जब किसी की उपमा देने का प्रसंग आता हो तो चाहे वो देव पूजा का प्रकरण हो, किसी की स्तुति करने की वर्णन हो, किसी की स्तुति करनी हो, तो वहाँ पर इसका उपमान प्रयोग किया जाता है। जैसे नयनों की उपमा के लिए भी कमल का कमल नयन, और चरणों के लिए भी इसका उपमान प्रयोग किया जाता है, हृदय के लिए भी इसका उपमान प्रयोग किया जाता है। जैसे देवों की स्तुति के प्रसंग में दिव्य चरणों को व्यक्त करने के लिए कमल का प्रयोग किया जाता है। और भी बहुत सारे अंग हैं जिसको बताने के लिए कमल के पुष्प का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक उपमान के रूप में किसी की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उसको उपमान के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी और एक विशेषता ये, हमारे राष्ट्र का जो पुष्प है वह क्यों है, क्योंकि अवसर कितने भी सीमित क्यों ना हो, कमल अपना विकास करने में समर्थ होता है। जैसे कि कमल हम सब जानते हैं, कहते हैं कि कीचड़ में होता है, वैसे ही हमारे राष्ट्र का भी
एक यह विशेषता है कि हमारे पास कितने भी सीमित अवसर क्यों ना हो, हम अपना विकास करने में स्वयं समर्थ होते हैं। तो इस प्रकार से इसी भावना को रख करके ही हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कमल को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार से आप कमल को देख सकते हैं, कितना सुंदर होता है, इसको उपमान के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि पहले हमने मयूर के विषय में बात की, उसके बाद व्याघ्र के विषय में तथा कमल के पुष्प के बारे में। यह हमारे व्याख्या प्रारूप है, संकेत, यानी आपको परीक्षा में किस प्रकार से व्याख्या करनी है। पहले आपको संकेत लिखना है जिस गद्यांश को आप लिख रहे हैं, उसके बाद संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य भारती से उद्धृत है, इसका शीर्षक अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि है। इस प्रकार से संदर्भ हो जाएगा। प्रसंग में इसमें राष्ट्रीय प्रतीकों के विषय में वर्णन किया गया है। फिर उसके पश्चात व्याख्या करेंगे। तो इस प्रकार से आपने व्याख्या के प्रारूप को जाना। अब कुछ गृह कार्य हम आपको देते हैं जिसमें आप अपने आंतरिक मूल्यांकन को संपन्न कर सकेंगे, अर्थात आपने पाठ से क्या सीखा है इसका भी ज्ञान आपको हो सकेगा। जैसे कि भारतस्य राष्ट्रीय प्रतीकानि नामानि लिखन्तु, अर्थात भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं उनके नाम आपको लिखने हैं, उनकी तालिका बनानी है। तत्पश्चात मयूरः कदा नृत्यति, जैसा कि हमने बताया है मयूर कब नाचता है, तो यह भी प्रश्न आपको करना है। मयूर कब नाचता है, वह अपना नृत्य कब करता है, इसके विषय में भी इसका उत्तर भी आपको संस्कृत में लिखना है। तीसरा प्रश्न है पशुषु व्याघ्रः कथम श्रेष्ठतमः, पशुओं में व्याघ्र कैसे श्रेष्ठ है, यह आपको उत्तर बताना है कि सारे पशुओं में व्याघ्र को ही राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में क्यों लिया गया, उसकी श्रेष्ठता का कारण क्या है, यह आपको लिखना है। अगला प्रश्न है कमलस्य के पर्यायाः सन्ति, हमने पाठ के बीच में ही बताया है कि इसके जो पर्याय हैं क्या क्या हैं। तो कमल के पुष्प के जो पर्यायवाची शब्द हैं उनको भी आप इसके उत्तर में लिखेंगे, क्या क्या बताए हैं। तो इस प्रकार से इस पाठ के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनको हमने देखा, और सब प्रतीकों को देखने के पश्चात इसके अगले भाग का जो और प्रतीक हैं उनका हम अगले भाग में अध्ययन करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।